हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम आ गए फिर से कुछ नया लेकर। आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 5th की जो हिंदी की पुस्तिका है रिमझिम, उसके पार्ट 9 एक माँ की बेबसी। ये कविता थी, हमने इसको पढ़ा था, इसकी व्याख्याओं को समझा था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यासकार जो हमारी बुक में पार्ट के पीछे दिए रहते हैं उनको हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीके के प्रश्न दिए रहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बुक से रिलेटेड रहती हैं, कुछ आपके आसपास से रिलेटेड रहती हैं और कुछ के आंसर आपको सोच के करने पड़ते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपकी कल्पना कितनी अच्छी हो सकती है, इस पे हम काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके के प्रश्न आएंगे और इनको हम किस किस तरीके से इनके आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है कविता से, यानी कि जो हमने कविता पढ़ी थी कि एक माँ की बेबसी, कैसे वो बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता, अपनी बातों को नहीं समझा पाता, तो वो उसको देखकर उसकी माँ किस तरीके से बेबस होती है, यही हमने कविता पढ़ी थी। तो उसी कविता पे आधारित है ये। क्या है? यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे अब उन्होंने कविता कहाँ से, कहीं अदृश्य पड़ोस से। अब जब हम भी जहाँ रहते हैं, आप भी जहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं। तो जब हम आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं, हमारा देखा हुआ है, तो कवि ने फिर ऐसा क्यों कहा कि वो अदृश्य पड़ोस है? क्यों उन्होंने अपने पड़ोस को नहीं देखा? क्यों उन्होंने ऐसा कविता में लिखा? इसका क्या रीजन हो सकता है? कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक किस घर में रहता था। मतलब जब वो खेलने आया तो उनको पता नहीं था कि वो किस घर का बच्चा है, शायद इसलिए उन्होंने लिखा हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग हैं, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं भी जहाँ रहती हूँ मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो अब जब हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं तो हम सबसे मिलते हैं, जब निकलते हैं शाम को तो सभी कोई बच्चा खेलने के लिए निकलता है, और छुट्टी वाले दिन तो हम लोग दिन में भी खेलने के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है, जब हम निकलते हैं खेलने के लिए तो हम हर बच्चे से बात करते हैं, उससे खेलते हैं, सब होता है, लेकिन ये बच्चा बोल नहीं पाता था। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने लिखा हो, क्योंकि हम जब बोल नहीं पाते तो शायद वो उनके लिए अनजान हो। इस कारण से उन्होंने ऐसा लिखा होगा कि एक अदृश्य पड़ोस। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? अब यहाँ पर दो उन्होंने रीजन दिए। अब आपको इन दोनों में से कौन सा रीजन सही लगता है, आपको वो देना है, या आप कुछ और भी सोचते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए। रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया था। तो दूसरा कारण तो है कि वो बोल नहीं पाता, इसलिए लोग उसको ज़्यादा जानते समझते नहीं थे, इसलिए अदृश्य कहा होगा। या दूसरी कारण ये हो सकता है कि वो बच्चा पहली बार यहाँ इनकी मित्र मंडली के साथ खेलने आया होगा, तो इसलिए भी उन्होंने अदृश्य पड़ोस कहा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस प्रकार से प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो वो जो बच्चा था उसके लिए उन्होंने बोला ना अंदर की छटपटाहट, तो वो छटपटाहट किस रूप में व्यक्त हो रही थी कवि के सामने? तो उन्होंने क्या है, ये 3 ऑप्शन दिए। तो इसमें 3 ऑप्शन क्या है? जल्दी घर लौटने के रूप में तरह तरह की भावनाएं, क्योंकि जब वो बच्चों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा था तो उसे लग रहा था कि वो जल्दी घर लौट जाए, और ये उसकी आंखों की चमक से जाहिर हो रहा था। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लिखी भावनाएं कब और कहां महसूस होती हैं? अब ये आपको लिखना है कि आपके साथ ये कैसे कैसे होता है। पहले हम प्रश्न समझेंगे, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से भी आंसर बना सकते हो, और उसे किस तरीके से बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो क्या दिया है? छटपटाहट। अब ये एक फीलिंग है, हमारे अंदर की एक भावना है।
जब आपको ये छटपटाहट कब महसूस होती है? अब ये कब, पहले प्रश्न में देखिए कहाँ कहाँ महसूस होती है और फिर आपको जहाँ जहाँ महसूस होती है आपको वो लिखना है। जैसे अधीरता, एक छटपटाहट हमें तब महसूस होती है जब हम इम्पेशेंट होते हैं, हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं हो रहा होता है। जैसे कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो और घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, एक छटपटाहट हमें तब होती है जब हमें पेशेंस नहीं हो कि मतलब अब हमें ये काम करना ही है। तो ये काम उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर में बताया कि आप स्कूल में हैं और स्कूल में अभी छुट्टी होने में देर है, मतलब स्कूल ओवर होने में टाइम है और आपको घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि आपका कोई फेवरेट व्यक्ति आपके घर आने वाला है। तो वो जो घर पहुंचने की छटपटाहट होती है, एक वो हो गई। दूसरी छटपटाहट कब होती है? इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हैं। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकी हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। मतलब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं मगर वो अभी आपको नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब एक छटपटाहट होती है। जैसे आप खेल के आओ, मम्मा भूख लगी भूख लगी भूख लगी, मम्मा कहती है अरे 2 मिनट तो दो मुझे, तुम कुछ, आपसे वो 2 मिनट का भी इंतजार नहीं होता, तो वो होती है एक छटपटाहट। तीसरा है संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई दी हो। इनमें से कौन सा इस बच्चे को पर लागू होता है? तो अब यहाँ पर तीसरा क्या है? कोई संदेश। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, पीरियड ओवर हो चुका है मगर टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, अब लग रहा है अरे भाई पीरियड ओवर हो गया, अब बस करिए। अब ये बात हम टीचर को बोल नहीं पा रहे और टीचर है कि पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे, तो एक वो छटपटाहट होती है कि हम अपना मैसेज उन तक नहीं दे पा रहे। तो ये 3 रीजन थे। अब यहाँ पे आपको ये तीनों रीजन में से कौन सा है जो इस बच्चे पर लागू हो रहा है? कौन से बच्चे पर लागू हो रहा है? जो खेलने के लिए आया है। तो अब इसी के साथ हमारा दूसरा भी है। अब दूसरी फीलिंग आती है। दूसरी फीलिंग क्या है? घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होने लगती है, यानी कि घबराहट जिसे आप डर भी कहते हो, अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ें वाला। तो क्या है? अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर अकेले हैं। मतलब अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप घर में बैठे हो और एकदम से लाइट चली जाए और आप रूम में अकेले थे, मम्मा पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, अब घर आपके बेडरूम से ड्राइंग रूम का डिस्टेंस काफ़ी था और एकदम से लाइट जाने के कारण अंधेरा हो गया। तो अब आपके अंदर क्या है? घबराहट कि कितनी जल्दी मैं मम्मा के पास पहुंच जाऊं। दूसरा समय, हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। मतलब अब वो एक समय होता है कि हम जल्दी से अपना काम पूरा कर ले, नहीं तो हमारी परीक्षा छूट जाएगी, जल्दी जल्दी लिख ले, एक वो घबराहट होती है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए आप एक स्पीच दे रहे हैं स्टेज पे, या आप कोई स्किट प्ले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन आप स्टेज पे दे रहे हैं और आपको ये घबराहट हो रही है, पता नहीं सामने बैठे वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो एक घबराहट। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। अब घर में कोई गिलास आपसे टूट गया है और पापा को ये चीज़ मालूम पड़ गई है कि अब पापा डांटेंगे, अब कैसे पता चल गया पापा को, तो वो एक घबराहट होती है। अब इन दोनों ही फीलिंग, मतलब हमारा का वाले का जो आंसर है क्या है? इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता। हम अब आपको छटपटाहट कब होती है, आपको उसके अनुसार से लिखना है, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। तो आपको छटपटाहट या घबराहट कब होती है, आप इसको फीलिंग में लिखेंगे। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है। अब बच्चा कौन? जो कविता वाला है, क्योंकि ये बच्चा मुंह से कुछ बोल नहीं सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारे का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ में नहीं आते, इसलिए वो बच्चा छटपटाता है।
तो आपको घबराहट और छटपटाहट कब लगती है, आप ये भी लिखेंगे। और साथ ही साथ बच्चे को छटपटाहट किस कारण से हो रही, बच्चे को छटपटाहट संदेश, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था ना यहाँ पर, जो ये संदेश इसके कारण हो रही। क्यों? क्योंकि वो अपना संदेश यानी अपनी बातें वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये लागू होता है उस बच्चे रतन के ऊपर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता है। जो बोल नहीं सकता, जो ऐसा इस कविता में है, वो किस किस चीज से घबराहट महसूस करेगा। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस करता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उनसे अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार समझाएगा। कहने का मतलब, हम वो जो बोल नहीं सकता, अब उसे इस बात की घबराहट है कि कैसे वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाए और कैसे समझाए, और समझाए तो क्या वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इस बात की आशंका से बच्चे जो बोल नहीं सकते उनके अंदर घबराहट होती है। प्रश्न संख्या 6 है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। अब ये कविता की पंक्ति है, हमने कविता पढ़ी है तो ये कविता की पंक्ति है। अब उसी कविता की पंक्ति के ऊपर हमसे प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न है? रतन क्या सोचकर घबराता होगा। रतन क्यों घबराता होगा, क्या कारण है। क्या दिया? रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग समझ नहीं पाते थे तब वह घबराता था। तो अब रतन इसलिए घबराता था क्योंकि वह अपनी बातों को इशारे से समझाता था, और जब बच्चे समझ नहीं पाते थे तो उसे घबराहट महसूस होती थी। अब आगे है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। अब इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपके दोस्त या सहेली का नाम, किस बात से वो बच्चा घबराता है, आपका दोस्त या सहेली किस बात से घबराते हैं, और घबराने का कारण क्या है। ये 3 चीजें आपको अपने फ्रेंड से पता करनी है। अब ये आपका टास्क है, आप सभी अपने फ्रेंड से पता करेंगे और तब लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे ये हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्त या सहेली का नाम लिखा। कैसे? विनीत, प्रिय, रजत, विनीत, प्रिय, रजत, अविनाश और अक्षित, ये 4 लड़कों के नाम हैं। हमने दोस्तों से पूछा, इन 4 दोस्तों से हमने पूछा था। अब ये किस बात से घबराते हैं? अंधेरे से, बीमारी से, ऊंचाई से, पानी से, आग से। तो ये सभी बच्चे इतनी चीजों से घबराते हैं। फिर उसके बाद घबराने का कारण क्यों, आखिर ये सारी चीजें क्या है। पानी हम पीते हैं, इससे हम क्यों घबराएंगे। आग पे खाना बनता है, इससे हम क्यों घबराएंगे। तो अब इन सब चीजों से घबराने का क्या कारण है। क्या? कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए। अब पहला कारण क्या था? अंधेरा, कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए, हमको पकड़ ना ले, इस बात से घबराते थे। अब बीमारी से बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब बीमारी पड़ने से इसलिए क्योंकि बहुत कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसलिए घबराते हैं। फिर ऊंचाई से कहीं गिर ना जाएं, कहीं डूब ना जाएं। तो क्या है? अब ऊंचाई से इसलिए डरते हैं कहीं ऊंचे से हम गिर ना जाएं तो चोट लग जाएगी। पानी से इसलिए डरते हैं बहुत सारा पानी हुआ कहीं हम डूब ना जाएं। आग से उसी तरह जलते हैं कहीं आग जल रही हो और हमारा हाथ ना जल जाए। तो ये सब कारणों से वो लोग घबराते हैं। अब ये टास्क आपको करना है, अपने फ्रेंड से पता करेंगे और तब इसको आप लिखेंगे। अगला जो हमारे पास आ रहा है ये भाषा के रंग है। हमारी जो भाषा है उसमें एक पहेली है, उसी से आपको इसे खोजना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। बच्चे को कैसे बताया? टूटा खिलौना, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा, यानी कि उसका एक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बोला है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। अब क्या है, कोई भी चीज है अगर टूट जाती है तो वो जैसे पहले काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर पाएगी। अब इसके लिए आपको एक तालिका दी गई है और तालिका में कुछ रिक्त स्थान है, आपको उन्हीं हिसाब से भरना है। कैसे है? पहली तालिका जो दी हुई है खिलौना है, फिर टूटने का कारण, वो कैसे टूटा ये बताना है, फिर उसका नतीजा क्या हुआ, इस मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब वो टूट गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो उसमें आपके पास पहली लाइन फिल है, देखिए उसी तरीके से करेंगे। पहला है खिलौना गाड़ी, पहिया निकल जाने पर, टूटने का कारण क्या है उसका पहिया निकल गया है।
अब चल नहीं पाती। अब जब कोई भी गाड़ी होगी 4 पहियों पे चलती है, अगर उसमें से एक निकल जाएगा तो वो चल नहीं पाएगी, तो वो चल नहीं पाती। फिर दूसरा है गुड़िया, सीटी निकल जाने पे, गुड़िया में एक सीटी बजी तो उसको दबाओ, पी पी करके आवाज करती है ना, तो अब क्या है, अगर सीटी निकल गई तो वो अब बज नहीं पाती। तो ये आपको यहाँ रिक्त स्थान पे क्या लिखना है, बज नहीं पाती। फिर उसके बाद है आपके पास एक गेंद। अब गेंद की जगह खाली स्थान 2 आगे दिए हुए, वहां क्या लिखेंगे आप, गेंद पिचक जाने पर। अब गेंद हम लोग खेलते हैं ना, कभी कभी उसकी हवा कम हो जाती है तो वो पिचक जाती है ना, तो वो पिचक गई है, अब उससे हम खेल नहीं सकते। नतीजा क्या हुआ, जब वो पिचक गई तो हम खेल नहीं सकते। आखिरी है जोकर, चाबी निकल जाने पे। अब उसके आगे रिक्त स्थान है, अगर उसकी चाबी निकल जाएगी तो वो चल, अब हम जब चाबी उसके अंदर नहीं भरेंगे तो वो कैसे डम 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 करेगा, तो वो कर नहीं पाता, इसलिए वो बज नहीं पाता, वो चल नहीं पाता। प्रश्न संख्या 2 है, बेबस शब्द बे और वश से जोड़कर बना है। यहां बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में जो दिए हैं ये 4 शब्द इतने दिए हैं, बेजबान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखने हैं जो बे से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेईमान, बेकरार, बेनाम, फिर है बेखौफ, बेघर, बेचारा। तो यहां पर क्या हुआ, बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, बेचैन यानी कि जिसके अंदर चैन ना हो, जो चैन के बिना है, बेईमान जिसके बिना ईमान के यानी कि जिसके अंदर ईमानदारी नहीं, बेईमान हो गया। बेकरार जिसके अंदर करार नहीं, जिसको चैन नहीं आता किसी जगह पर। बेनाम यानी कि बिना नाम के। फिर है बेखौफ, बिना खौफ के, बिना डर के। बेघर, बिना घर के। बेचारा यानी कि जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं बेचारा, हम लोग बोलते हैं ना, अरे कितना बेचारा व्यक्ति है, यानी कि जो बिना ही किसी भावनाओं के हो, मतलब जिसके ऊपर हमें दया आए, वो चीज। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 2। अब आते हैं नेक्स्ट, देखने के तरीके। अब देखने के तरीके में कई शब्द हमारे इस पाठ में इस्तेमाल हुए थे, वो लिखने क्या है। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। क्या है इन देखने से संबंधित, अब उनको आपको कविता से लिखना है, तो हमने छांट के लिखे, देखिए क्या है। अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, झलकती। तो ये सभी हमारी आंखों से रिलेटेड हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर ये सभी देखने से संबंधित शब्द हैं जो कविता में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह से भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। अब कई तरह की नजरें होती हैं, नजरों क्या क्या होती हैं, अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। अब आप इसमें से किन नजरों को पहचानते हैं, आपको वो ढूंढना है। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी नजरें, उम्मीदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। जब मम्मा को बहुत प्यार आता है तो प्यार भरी निगाह होती है मम्मा की, और अगर आपने शैतानी करी तो मम्मा की आंखों में गुस्सा होता है। मम्मा नींद से उठती है तो उनींदी आंखें होती हैं। जब सुबह सुबह मम्मा आपको उठाती है तो आपकी आंखें कैसी होती हैं, उनींदी आंखें होती हैं, क्योंकि उनमें नींद भरी होती है। आप कहीं डर जाओ तो आपकी आंखों में डर होता है, और अगर आपको कोई व्यक्ति आप किसी व्यक्ति को देखकर डरो तो उसकी डरावनी आंखें होती हैं। तो बहुत तरह की नजरों को हम देखते और पहचानते हैं। अब आपको इसमें आपने कौन कौन सी नजरें देखी हैं जिन्हें आप पहचानते हो वो लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनींदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। तो अब आपको इनमें से छांट कर लिखना है कि आप इनमें से किन किन नजरों को जानते हैं। हमने तो वो लिखा जिन्हें हम जानते हैं, आप वो लिखेंगे जिन नजरों को आप पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं,
तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। मतलब आपके पास जो मुहावरे दिए हैं ये आपके सामने, आपको इनका अर्थ लिखना है और इनके वाक्य भी बनाने हैं। कैसे, देखिए, आंख दिखाना, नजर चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंखों पर पर्दा पड़ना। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर तालिका बना के आपके लिए इस्तेमाल करी है। मुहावरे हैं और उनके प्रयोग हैं। कैसा है, पहला आंख दिखाना, मुझे आंखें मत दिखाओ। दूसरा है नजर चुराना, गलती करोगे तो नजरें चुरानी पड़ेंगी। फिर आगे है आंख का तारा, क्षितिज अपनी माँ बाप की आंख का तारा है। आगे नजरें फेर लेना, अपना काम निकलते ही तुम मुझसे नजरें फेरने लगे हो। आखिरी है आंखों पर पर्दा पड़ना, पुलिस गलत काम देख फिर भी आंखों पर पर्दा डाले बैठी है। तो ये कुछ हमने आपके लिए लेकर आए हैं। आप चाहें तो इनमें कुछ या सारे ही अपने हिसाब से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माँ। अब माँ के ऊपर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब ये जो कविता की 2 लाइन दी थी ये माँ के ऊपर थी कि माँ की आंखों में रतन की बेबसी झलकती है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 पूछी है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। अब रतन की आंखों जो दिया है बेबसी झलक रही है, मगर किस तरह की बेबसी झलक रही है आपको ये बताना है। रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के ना बोलने की बेबसी झलकती होगी। माँ को यह बेबसी ना बोलने से उसके बच्चों को पीड़ा के कारण होती होगी। तो माँ की आंखों में जो बेबसी है वो बेबसी ये है कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता, इस कारण से वो अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पाता है। तो ये बेबसी रतन की माँ की आंखों में झलकती है। प्रश्न संख्या 2 है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करिए। अब आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें अब आपको मम्मा के बारे में सोचते हुए लिखना है। आपको सभी को अपनी मम्मा के बारे में सोचना है और फिर लिखना है। तो क्या है, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। आपकी मम्मा कब खुश होती है, तो कैसे लिखोगे, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। कब करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी मम्मा बहुत खुश होती है। नेक्स्ट है, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। अब आपको मम्मा क्यों डांटती है, मैं शरारती हूँ, यानी कि जब आप शरारत करते हो तब मम्मा डांटती हैं। फिर है, मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। अब आपकी मम्मा जो भी चाहती हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं आप वो लिखना। फिर है, माँ उस समय बहुत बेबस होती है जब। बेबस को होती है, मैं घर देर से पहुंचता हूँ, यानी कि टाइम दिया है, आप अगर देर से हो जाओगे तो मम्मा को फिक्र होने लगती है, कहाँ चला गया मेरा बेटा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो सबसे पहले मम्मा बेबस हो जाती है, क्योंकि आपको टाइम से घर पहुंचना, इसलिए नहीं पहुंचना कि मम्मा ने डेडलाइन दी है कि ये टाइम है, इसलिए क्योंकि मम्मा परेशान होंगी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए हमेशा जब भी मम्मा जो टाइम दे रही है आपको उसी टाइम पे घर वापस आना है। फिर है, मैं चाहती या चाहता हूं कि मेरी माँ, अब क्या है, का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो अब इन जो वाक्यों को है इन्हें आप अपने हिसाब से अपनी मम्मा के बारे में सोचते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब क्लास 5th में जो है ना, आपके हिंदी तो आ ही रही है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो आप इनके वीडियोस देखेंगे कैसे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप इसको कहाँ देखेंगे। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम यहाँ लिखा है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको क्लिक करना है क्लास 5th। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप हिंदी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉच नाउ है, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 5th की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी हिंदी की। तो अब जो भी चैप्टर आपको देखना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से वीडियो देखिए, चैप्टर्स को समझिए, साथ ही अपने अभ्यास कार्य भी पूर्ण कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इसके आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।